मेरा नाम है अली इमरान। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। हेलो दोस्तों, H2 here। इमरान ने सर सुल्तान से इजाजत ली और कार लेकर उनकी कोठी से बाहर निकल आया। उसका जहन इसी उधेड़पन में मसरूफ था कि आखिर फयाज कहाँ गायब हो गया। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल सा आया। उसने कार तेजी से करीब नजर आने वाली पब्लिक फोन बूथ की तरफ मोड़ दी। पब्लिक फोन बूथ के करीब कार रोककर वो नीचे उतरा और बूथ में दाखिल होकर उसने जेब से सिक्के निकालकर फोन पीस में डाले। फिर रिसीवर उठाकर उसने ज़ीशान होटल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ज़ीशान होटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस फयाज बोल रहा हूँ, मिस कॉस्टर से बात करवाओ। इमरान ने फयाज के लहजे में बात करते हुए कहा, ओह ठीक है सर, होल्ड ऑन कीजिए, स्पेशल फोन को लाइन अप करना पड़ेगा, आप तो पहले भी बात करते रहते हैं। दूसरी तरफ से चूक कर कहा गया और इमरान ने उसी तरह सर हिला दिया जैसे बात उसकी समझ में आ रही हो। हेलो फयाज, कॉस्टर बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद मिस कॉस्टर की आवाज सुनाई दी। मिस, आपसे एक अहम तरीन बात करनी है, होटल में नहीं हो सकती, कहाँ आ जाऊं? इमरान ने लहजे को इंतहाई संजीदा बनाते हुए कहा। कैसी बात, कुछ तफसील बताओगे? मिस कॉस्टर का लहजा भी बेहद संजीदा था। मिस, फोन पर कोई तफसील नहीं बताई जा सकती, बस इतना इशारा कर देता हूँ कि फाइल का सिलसिला है। इमरान ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। ओह ओह, अच्छा अच्छा, सुनो, तुम अकबी तरफ से स्पेशल रूम के कैबिन नंबर 12 में आ जाओ और सुनो, ख्याल रखना किसी को पता ना चल सके। मिस कॉस्टर का लहजा खासा पुरजोश था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। उसे वैसे ही ख्याल आ गया था कि मिस कॉस्टर खासी खूबसूरत औरत है और खूबसूरत औरत ही फयाज की असल कमजोरी है, इसलिए उसने अंधेरे में एक तीर चलाया था। और अब उसे एहसास हो रहा था कि फयाज वाकई इस फाइल के चक्कर में मुलव्वस है। अगर तुम वाकई मुलव्वस साबित हुए फयाज, तो फिर सलमा को बेवाह होना ही पड़ेगा। इमरान ने बूथ से निकलकर कार में बैठते हुए बुड़बुड़ाकर कहा। साथ ही उसने डैशबोर्ड का खाना खोला और उसमें से रेडीमेड मेकअप निकाला और अपने चेहरे पर एडजस्ट करने लगा। क्योंकि फयाज और उसके जिस्म में नमाया फर्क था, इसलिए वो फयाज का मेकअप तो ना कर सकता था, लेकिन बहरहाल वो उस चेहरे में कुछ तब्दीली कर लेना चाहता था। मेकअप से फारिग होते ही उसे अपने लिबास का ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। उसने कार आगे बढ़ाई और फिर उसे एक ऐसी सड़क पर ले आया जो बिल्कुल वीरान सी थी। उसने कार एक साइड पर रोकी, फिर नीचे उतरकर उसने डिक्की खोलकर उसमें से ब्रीफकेस खोला और उसमें मौजूद 3 पीस सूट निकालकर कार में आकर उसने लिबास बदला। फिर टेक्निकलर लिबास उसने तय करके उसी ब्रीफकेस में रखा और डिक्की बंद करके वो स्टीयरिंग पर आ गया। अब उसका लिबास और चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। ज़ीशान होटल के अगबी स्पेशल रूम से वो अच्छी तरह वाकिफ था। हर होटल में इस किस्म के स्पेशल रूम बनाए जाते थे ताकि होटलों में रहाइश पजीर अफराद ऐसे लोगों से खुफिया मुलाकातें कर सकें जिन्हें वो अपने कमरे में ना जाना चाहते हों। ज़ीशान होटल की अगबी तरफ जाकर उसने कार रोकी और फिर सीधा स्पेशल रूम की तरफ बढ़ गया। ये एक बड़ा हाल नुमा कमरा था जिसमें 15 के करीब अलग-अलग कैबिन बने हुए थे। इमरान अंदर दाखिल होकर तेजी से कैबिन नंबर 12 की तरफ बढ़ता चला गया। उसने कैबिन का दरवाजा खोला तो कैबिन में मिस कॉस्टर मौजूद थी। इमरान बड़े इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गया। कौन हो तुम? ये कैबिन रिजर्व है। मिस कॉस्टर ने चौंक कर कदरे सख्त लहजे में कहा। मुझे फयाज ने भेजा है मिस, इमरान ने आवाज बदलकर बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। फयाज ने? किस फयाज ने? मिस कॉस्टर ने चुप कर कहा। उसकी तेज नजरें इमरान पर जमी हुई थी। वो इसका बगौर जायजा ले रही थी। सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फयाज, उसकी चूंकि तलाश हो रही है इसलिए वो खुद नहीं आ सकता। मैं उसका राइट हैंड हूँ, उसके तमाम मामलात का राजदार। मेरा नाम शौकत है, इमरान ने बड़े मुतमिन से लहजे में कहा। अच्छा बोलो, क्या बात है? मिस कॉस्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। फयाज को ये इत्तला मिली है कि आपसे कोई ऐसा आदमी मिला है जो इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो इस आदमी से आपकी मुलाकात की तफसील जानना चाहता है, इमरान ने गोल मोल अंदाज में बात करते हुए कहा। ओह, तो उसे भी इत्तला मिल गई है? उसे कह दो कि वो कतई बेफिक्र रहे। मुझे इस आदमी इमरान से मुलाकात से पहले उसकी हैसियत का इल्म ना था, लेकिन इसके बावजूद हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल तशवीश हो। लेकिन अब मुझे उसका हदूद अरबा मालूम हो गया है। अव्वल तो अब वो मेरे पास आएगा नहीं, अगर आया भी सही तो मैं उसे डील कर लूंगी। बहरहाल फयाज को तसल्ली दे दो कि उसके लिए खतरे की कोई बात नहीं, वो अपना काम मुकम्मल करे।
मिस कॉस्टर ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, वैसे फयाज ने यह पैगाम भी दिया था कि वह इमरान इंतहाई खतरनाक आदमी है, ऐसा ना हो कि वो बातों ही बातों में आपसे सारा राज उगलवा ले। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और मिस कॉस्टर बेख्तियार हंस पड़ी। फयाज को कहो कॉस्टर बहुत गहरी औरत है। ये तो फयाज था जिसके लिए न जाने क्यों कॉस्टर के दिल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। उसे कह दो कि पूरी तरह मुतमिन रहे, कॉस्टर सिर्फ फयाज की है और फयाज की ही रहेगी। मिस कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं कह दूंगा, इमरान ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर वो कैबिन से बाहर निकल आया। अब वो बात सारी समझ गया था। फयाज अपनी आदत के मुताबिक होटल में मुकीम मिस कॉस्टर से मिला होगा और यकीनन उसके सामने बड़ी बड़ी डींगे मारी होंगी और यह मिस कॉस्टर इस फाइल को हासिल करने के चक्कर में यहाँ आई होगी। इसने मौजूदा धंधा भी इसी खातर फैला रखा था ताकि आला हुक्काम से राब्ता कायम हो सके और फयाज को उसने आसानी से शीशे में उतार लिया होगा। लेकिन मिस कॉस्टर की गुफ्तगू से यही जाहिर होता था कि अभी फाइल मिस कॉस्टर या उसके किसी आदमी तक नहीं पहुंची। तो फिर वो कहाँ गई? क्या मिस कॉस्टर किसी और की है, सिर्फ आलाकार है? इमरान स्पेशल रूम से निकलकर सोचता हुआ तेजी से अगली तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर वो आगे बढ़ा और सबसे पहले उसने अपना ताकुब चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बावजूद जब उसने अपने ताकुब में किसी को ना पाया तो उसने कार का रुख दानिश मंजिल की तरफ कर दिया। फयाज के मतलब कोई इत्तला मिली है? इमरान ने दानिश मंजिल में पहुंचकर ब्लैक जीरो से पूछा। नहीं, अभी तक कोई इत्तला नहीं है, न जाने वो कहाँ गायब हो गया है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। दूसरी शादी के लिए हनीमून स्पॉट तलाश करता फिर रहा होगा, लेकिन मेरी अभी पहली नहीं और वो दूसरी कैसे कर सकता है? इसलिए मैंने भी प्रोग्राम बना लिया है कि उसकी होने वाली दूसरी बीवी को ही अगवा कर लिया जाए, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए। दूसरी शादी फयाज कर रहा है? ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत थी। क्यों, क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? भाई कमाऊ पूत है, हमारी तरह बेकार और मुफ्त तो नहीं है ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाकर उस पर शब्द की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। ब्लैक जीरो खामोश हो गया। जाहिर है वो अब इमरान की बात का क्या जवाब देता। ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए मखसूस लहजे में कहा। चंद लम्हों बाद ही सफदर की आवाज ट्रांसमीटर पर उभरी। सफदर अटेंडिंग सर, ओवर। सफदर का लहजा मोदबाना था। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो और तुम्हारे साथ कौन है? ओवर, इमरान ने मखसूस लहजे में पूछा। मेरे साथ मिस जूलिया है और हम शेरिंगटन होटल को चेक करने जा रहे हैं। ओवर, दूसरी तरफ से सफदर ने जवाब दिया। तुम होटल ज़ीशान पहुंचो, वहां एक गैर मरई अलूम की माहिर एग्रीमियन औरत मिस कॉस्टर ठहरी हुई है। जूलिया उसे डील कर लेगी और तुमने उसे अगवा करके इस तरह दानिश मंजिल पहुंचाना है कि अगर उसकी निगरानी हो रही हो तो कोई इसके पीछे दानिश मंजिल ना पहुंच सके। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से सफदर ने बात मार लहजे में कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर रिसीवर ऑफ कर दिया। ये मिस कॉस्टर कौन है? ब्लैक जीरो ने हैरान होकर पूछा। फयाज की होने वाली दूसरी बीवी। बंदा होशियार है, उसने सोचा होगा सलमा तो घरेलू औरत है, सिर्फ खर्च करना जानती है, दूसरी कमाने वाली होनी चाहिए, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार ट्रांसमीटर ऑन करके वो बोला नहीं बल्कि सिर्फ वक्फे वक्फे से बटन प्रेस करके कॉशन देता रहा। टाइगर अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर ही आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। इमरान बोल रहा हूँ, तुम्हारी कारकर्दगी रोज बरोज जीरो होती जा रही है। क्यों? इमरान का लहजा बेहद सख्त और खुरदरा था। माफी चाहता हूँ जनाब, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ओवर, टाइगर का लहजा ऐसा सहमा हुआ था जैसे उसके सर पर क़यामत टूटने वाली हो। एक गैर मुल्की पार्टी यहाँ मौजूद है, उसने सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज के जरिए वजारत खारजा के रिकॉर्ड रूम से इंतहाई अहम तरीन फाइल भी उड़ा ली है और तुम अभी सिर्फ कोशिश ही करते फिर रहे हो। तुम्हें इस गैर मुल्की पार्टी की आमद का इल्म क्यों नहीं हो सका? ओवर, इमरान का लहजा और भी ज्यादा सख्त और खुरदरा हो गया था। जनाब, यहाँ ज़मीन दुनिया में किसी गैर मुल्की पार्टी की आमद का अब तक कोई इशारा नहीं मिला। मेरा ऐसे लोगों से मुसलसल राब्ता रहता है जो इस किस्म की पार्टियों के लिए काम करते हैं। वैसे सुपरिटेंडेंट फयाज को कल मैंने गोल्डन एयर नाइट क्लब के स्पेशल कैबिन में एक गैर मुल्की औरत के साथ जाते हुए देखा था। क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था इसलिए उसकी फितरत भी ऐसी है, इसलिए मैंने कुछ ख्याल ना किया। ओवर, टाइगर ने उसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। इस गैर मुल्की औरत का हुलिया क्या था? ओवर, इमरान ने इस बार कदरे नरम लहजे में पूछा क्योंकि टाइगर की यह बात उसके लिए एक अच्छा क्लू साबित हो सकता था। जवाब में टाइगर ने जो हुलिया बताया वो मिस कॉस्टर से कतई मुख्तलिफ था। क्या अब तुम सुपरिटेंडेंट फयाज का सुराग लगा सकते हो? वो इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है? ओवर, इमरान ने पूछा। यस सर, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दूंगा। ओवर,
टाइगर ने कहा। ठीक है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। क्या टाइगर 1 घंटे के अंदर सुराग लगा लेगा? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, इस मामले में वो बेहद होशियार है। उसके ताल्लुकात ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इस कदर गहरे हैं कि वो लाज़मन फ्याज को ढूंढ निकालेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और अभी उसकी बात मुकम्मल ही हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब, ज़िशान होटल से मिस कॉस्टर को उनके कमरे में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस पहुंची हुई थी, कातिल का पता नहीं चल सका, सफदर ने रिपोर्ट देते हुए कहा और इमरान के बेख्तियार होंठ बिछ गए। तुम वहीं रुको और कोशिश करो कि मिस कॉस्टर के कमरे और सामान की तलाशी ले सको। कोई मशकूक चीज नजर आए तो उसे दानिश मंजिल पहुंचा देना। ये बता दूं कि मिस कॉस्टर एक गैर मुल्की मुजरम तंजीम से ताल्लुक रखती है जिसने पकीशा की एक अहम तरीन फाइल गायब कर दी है। इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा। यस बॉस, सफदर ने कहा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। लो भाई, फ्याज बेचारे की दूसरी शादी का स्कोप ही खत्म हो गया। इमरान ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा। ये मिस कॉस्टर थी कौन और आपको कैसे पता चला कि वो इस फाइल के सिलसिले में मुलव्वस है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा और इमरान ने उसे अखबार में इश्तिहार देकर मिस कॉस्टर से मुलाकात की तफसील सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि मिस कॉस्टर को गैर मर्ई अलूम की अबजद भी आती थी। वो फाइल जिससे वो फॉल निकालकर सवालों का जवाब दे रही थी, एक अंग्रेजी अखबार की कटिंग से तैयार की गई थी और ये अखबार पकीशा में ही फैलता है जिसमें ऐसे कॉलम अक्सर छुपते रहते हैं। मैंने अखबार की छपाई देखकर ही सारी बात चेक कर ली थी। फिर वो खासी खूबसूरत भी थी। उसके चेहरे की बनावट बता रही थी कि वो क्रीमन होने के साथ साथ फैशन के मामले में इनसे भी बहुत आगे है। इस बात पर मुझे ख्याल आया कि फ्याज ऐसी औरतों की ताक में रहता है। गो उसका किरदार गलत नहीं है, लेकिन वो ऐसी औरतों से गपशप करने से बाज नहीं रह सकता। चनाचे मैंने इसी आइडिया के पेश नजर उसे फोन करके अंधेरे में तीर चलाया जो ऐन निशाने पर पहुंचा और फिर उसने फ्याज का नुमाइंदा बनकर उससे मुलाकात की तफसील भी बता दी। ओह, तो उसे आपसे मुलाकात की वजह से कत्ल किया गया है? ब्लैक ज़ीरो ने चूक कर कहा। हाँ, उसकी बातों से तो अंदाजा हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे बतौर प्रिंस ऑफ डायमंड अच्छी तरह पहचानते हैं। पहली मुलाकात के बाद शायद उसे तंबीह की गई होगी कि मुझसे मुलाकात ना करे। दूसरी मुलाकात में भी मेरा रेडीमेड मेकअप चेक कर लिया गया और नतीजा ये कि उन्होंने यही मुनासिब समझा कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि वो एक मामूली अदाकार थी और कोई अहम औरत ना थी, वरना शायद इतनी आसानी से उसे गोली ना मार दी जाती। दूसरी बात यह कि उसके गिर्द मौजूद लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन टाइगर बता रहा है कि मकामी ज़ेरे ज़मीन दुनिया में किसी गैर मुल्की पार्टी की आमद का इशारा नहीं मिला। इससे यही जाहिर होता है कि इस बार कोई ऐसा ग्रुप यहाँ आया है जो पहले भी यहाँ आ चुका है और हमसे टकरा चुका है। इमरान ने भरपूर अंदाज में तजिया करते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात पर सर हिला दिया। मिस कॉस्टर के कत्ल से हम एक बार फिर डार्क जोन में दाखिल हो गए हैं। मुझे जरा सा भी शुबा हो जाता कि ऐसा होगा तो मैं मिस कॉस्टर को अपने साथ ही लिया था। बहरहाल देखो, अब तो फ्याज के मिलने पर ही बात कुछ आगे बढ़ सकती है। इमरान ने कहा, वैसे आपको यकीन है कि फ्याज इस मामले में इस तरह मुलव्वस होगा जिस तरह के शवाहिद के इसके खिलाफ मिल रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, सीक्रेट सर्विस की गाड़ी में पेट्रोल शक का ही बढ़ता है, वरना ये गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए शक तो मुझे अपने आप पर भी हो सकता है। वैसे यकीन वाली बात तो फ्याज के दस्तयाब होने के बाद ही हो सकती है, इमरान ने कहा और आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। सुपर फ्याज की आंखें जिस्म में दौड़ने वाली दर्द की तेज तरीन लहर की वजह से झटके से खुल गईं और उसके मुंह से खुद ब खुद तेज चीख निकल गई। तुम्हें होश आ गया सुपरिटेंडेंट फ्याज? उसके कानों में एक जहरीली आवाज सुनाई दी। उसने चुप कर उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाकर हैरान रह गया। उसने सर घुमाकर इधर उधर देखा तो वो एक छोटे से कमरे में अकेला मौजूद था। उसके सर पर तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था और कमरे में उसके अलावा और कोई आदमी मौजूद ना था और कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। आवाज तो मिस पार्कर की थी, मगर फ्याज ने होठ चबाते हुए कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत और नौजवान गैर मुल्की लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे 2 मशीन गन ब्रदर भी थे। इस लड़की के जिस्म पर नीम उन्हिया लिबास था। उसने हाथ में एक भारी रिवॉल्वर उठा रखा था। चेहरा इस वक्त किसी भूखी शेरनी जैसा हो रहा था। तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की सुपरिटेंडेंट फ्याज, जानते हो धोखे की क्या सजा होती है? इस लड़की ने आगे बढ़कर इंतहाई सख्त और भिपड़े हुए लहजे में कहा। धोखा? कैसा धोखा मिस पार्कर? मुझे क्या जरूरत थी तुमसे धोखा करने की? धोखा तो मैंने अपने मुल्क से किया है और तुम मुझे उसका ये सिला दे रही हो? फ्याज ने तलख लहजे में कहा और पार्कर बड़े तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। सुनो फ्याज,
तुम अभी मुझे जानते ही नहीं। मुझे पूरे यूरोप में व्हाइट कैट कहा जाता है और मेरे नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुर सर झुका देते हैं, समझे? तुम्हारा ख्याल था कि तुम जाली फाइल मेरे हवाले करके मुझे धोखा दे लोगे और तुम अपने दोस्त इमरान को मिस कॉस्टर के पीछे लगा दिया ताकि इमरान इस कॉस्टर के जरिए मुझ तक पहुंच जाए। तुमने अपने तौर पर चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तुमने मेरे मुतालिक आइडिया गलत लगाया था और तुम्हारी वजह से मुझे मिस कॉस्टर को भी रास्ते से हटाना पड़ा। अब तुम शराफत से मुझे असली फाइल दे दो, वरना पार्कर का लहजा बेहद सख्त था। तुम बार बार असल और नकल कहकर क्यों मेरी मेहनत पर पानी फेरना चाहती हो? मैंने इसलिए तो मुल्क से गद्दारी न की थी कि आखिर में तुम ये बात कर दो। फ्याज ने कड़क लहजे में कहा। रॉक्सन, मिस पार्कर ने मुड़कर पीछे मौजूद एक मशीन गन ब्रादर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, लंबे तिरंगे आदमी ने जवाब देते हुए कहा। इस फ्याज के दिमाग में भरा हुआ भूस बाहर निकालो, मिस पार्कर ने कड़क लहजे में कहा और 2 कदम पीछे हट गई। यस मैडम, रॉक्सन ने सर हिलाते हुए कहा और फिर हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन उसने दीवार के साथ लगाकर रखी और कोट की जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर वो इस तरह कुर्सी पर बंधे हुए फ्याज की तरफ बढ़ने लगा जैसे ईसाई ज़िबा होने वाली बकरी की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में यकलक सफाकीपन उतर आया था। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने जो फाइल तुम्हें दी है वो असली है, फ्याज ने कांपते हुए लहजे में कहा। उसके जिस्म में खौफ की वजह से सर्दी की तेज लहरें दौड़ने लग गई थी। अभी उसने फिक्रा खत्म ही किया था कि रॉक्सन ने यकलक खंजर वाला हाथ घुमाया और सुपर फ्याज के हलक से निकलने वाली तेज चीख से कमरा गूंज उठा। रॉक्सन ने तेज खंजर पूरी कुव्वत से उसके बाजू में घूम दिया था। बोलो, वो कहाँ है फाइल? मिस पार्कर ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही फ्याज के हलक से दूसरी चीख निकली। इस बार खंजर उसकी दूसरे बाजू में अंदर तक गोश्त काटता हुआ चला गया था। बताता हूँ, रुक जाओ, मत मारो मुझे, मैं बताता हूँ, फ्याज ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। अगर सच बता दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी और तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा, वरना फाइल तो हम बहरहाल ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी उधड़ी हुई लाश से लोग राहत खाएंगे, ऐसी लाश जिस पर मक्खियां बुनबुना रही होंगी। मिस पार्कर ने कहा। मैं बताता हूँ, अब मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, फाइल मेरे दफ्तर के कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में मौजूद है, फ्याज ने पूरी तरह कराहते हुए कहा। उसके दोनों बाजुओं से खून मुसलसल उबल रहा था। उसकी बनाम पट्टी कर दो रॉक्सन, ताकि इसकी बात की तस्दीक हो सके। और सुनो फ्याज, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो फिर तुम्हारा ऐसा इबरतनाक हशर होगा कि शायद क़यामत तक वो लोग तुम्हारे हशर से इबरत लेते रहेंगे, मिस पार्कर ने तलख लहजे में कहा और तेजी से वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई।